Hello students, welcome to the video lecture series of crystal structure in the first unit of solid state physics. प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने सिमेट्रिक ऑपरेशन देखे थे और जब हमने रोटेशनल सिमेट्री देखी थी बच्चों तब हमने देखा था एक टर्म नंबर ऑफ फोल्ड्स और मैंने आपसे ये कहा था कि जो नंबर ऑफ फोल्ड्स होते हैं वो 5 और 7 के इक्वल नहीं होते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि why can't possess 5 and 7 fold symmetry? Why a crystal can't possess 5 and 7 fold symmetry? तो उसको समझने के लिए एक छोटा सा डेरिवेशन आज हम लोग देखेंगे। उस डेरिवेशन में सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे स्पेस लैटिस। तो स्पेस लैटिस के लिए देखो कुछ इस तरीके से पॉइंट्स बनाएंगे, पहले भी हमने बनाया है और आई होप आपको ट्रांसलेशन वेक्टर्स के बारे में अभी नॉलेज होगा पूरा। ट्रांसलेशन वेक्टर टी वेक्टर किसके बराबर होता है? आई नो दैट टी वेक्टर इज इक्वल टू n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर, वेयर n1 n2 and n3 आर इंटरसेप्ट्स ऑन intercepts corresponding to a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर। ओके, अब यहां पर मैंने ये पॉइंट्स माने हैं, 4 पॉइंट्स A, B, C एंड D, जो कि स्मॉल t डिस्टेंस पर क्या है, स्पेस में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस मैंने सपोज कर ली क्या है, स्मॉल t है। डिस्टेंस को लिख देते हैं और इनके जो ऊपर की तरफ पॉइंट्स हैं इसको मैंने सपोज किया है P पॉइंट एंड Q पॉइंट। ओके, अब यहां से देखो मैं क्या ड्रॉ करूंगी, यहां से ये मेरा कोई क्रिस्टल था। सिमेट्री कैसी होनी चाहिए? रोटेशनल सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्रिस्टल को मैंने फाई एंगल से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो सपोज करो फाई एंगल मेरा जाकर के किसी इस पॉइंट पर क्या होता है, आ जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को सपोज कर लिया मैंने, मेरा कोई पॉइंट S है और यहां से जब देखो ये एंगल मैंने सपोज किया फाई है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल लिया है। ओके, अब यहां से अगेन मैं क्या करूंगी, इसको इधर की तरफ अगर देखूं तो इधर की तरफ भी एंगल मेरा क्या रहेगा, फाई रहेगा, जो कि इस पॉइंट पर आकर के मिलता है। और ये वाला पॉइंट मैंने सपोज किया है कि P पॉइंट है। ओके ओके, तो ये वाला डिस्टेंस भी इसके बराबर हो जाएगा T के लिए। लेकिन बच्चों ये वाला जो डिस्टेंस है QS इज नॉट इक्वल टू CD, ये बात आप ध्यान में रखना। यहाँ पर ये कोई फाई एंगल रोटेट करने के बाद में ये पॉइंट मुझे मिला है। देखो बच्चों यहाँ पर ये जो एंगल है वो ये नहीं लेंगे, सॉरी ये गलती से हो गया। यहाँ पर जो एंगल है वो हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस से। ये एंगल क्या है, मेरा फाई है। ओके, तो इधर भी सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, मेरा फाई होगा। दोनों एंगल आपको पता चल गए कौन से एंगल्स फाई है। अब देखो यहाँ पे देखो ये जेड बनता हुआ दिख रहा है, तो क्या ये जेड बनेगा तो ज्योमेट्री से मैं इस एंगल को भी फाई लिख सकती हूँ, मेरा ऑल्टरनेट एंगल। और अगेन यहाँ पर भी देखो उल्टा जेड बन रहा है, तो इस एंगल को भी क्या लिखेंगे हम लोग, फाई एंगल। तो सारे एंगल्स मेरे को क्लियर हो गए। ये जो एंगल लिया है हमने वो एक्स एक्सिस से लिया है, एक्स एक्सिस से इस स्लैंट लाइन का क्या है, ये एंगल है, CS लाइन का ये क्या है, एंगल है। अब देखो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ पर ये PQS और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं R पॉइंट मान लेते हैं ना। तो देखो यहाँ पर जो मुझे फाइंड आउट करना है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे RP की और QS की। RP एंड QS की वैल्यू क्या करनी है, मुझे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर मैं क्या ऑपरेशंस लगाऊं, तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग स्टडी करती हूँ। पहले ट्रायंगल लेती हूँ, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल RPB, देखो RPB के अंदर मुझे सिर्फ देखो ये वाली जो डिस्टेंस रहेगी बच्चों, ये वाली डिस्टेंस भी क्या है, मेरी स्मॉल t है दोनों तरफ। स्मॉल t क्या हो गया, ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया, ये क्या हो गया, मेरा बेस हो गया। यानी और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, बेस फाइंड आउट करना है, हाइपोटेनियस मुझे नोन है। तो क्या मैं cos थीटा लगा सकती हूँ डायरेक्टली? तो यहाँ पे cos फाई विल बी इक्वल टू RP डिवाइडेड बाय
RB, और आई कैन से RP देखो मुझे फाइंड करना था, RP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास में RB की वैल्यू क्या है, स्मॉल t cos फाई। अब सिमिलरली इसी ट्राइंगल के अंदर QSC लिखेंगे हम लोग, सिमिलरली इन ट्राइंगल देखो QSC, इसके अंदर मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, QS की। QS क्या है मेरा, बेस, तो बेस इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में हाइपोटेनियस स्मॉल t मल्टीप्लाइड बाय कॉस का जो एंगल रहेगा, और एंगल यहाँ पे कितना है, फाई। तो यहाँ पे QS और RP की वैल्यू मैंने कर ली है फाइंड आउट। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, इसको इक्वेशन 2 दे दिया। अब देखो बच्चों एक बात और है कि ये जो मेरे टोटल डिस्टेंस सपोज करिए मैंने R से लगा करके S की डिस्टेंस है ना, सपोज कर ली मैंने R to S। ये देखो यहाँ पे PQ की डिस्टेंस स्मॉल t है, तो यहाँ पे भी जो डिस्टेंस होगी वो t की टर्म में ही कुछ होगी, यानी कि जो मेरी R से लगा करके S तक की डिस्टेंस आएगी वो t के मल्टीपल में ही आएगी। 2t आ सकती है, 3t आ सकती है, 3/2t आ सकती है, कुछ भी आ सकती है ना। तो यहाँ पर मैंने इसको मान लिया स्मॉल m इंटू टी, वेयर स्मॉल m इज को मैंने क्या माना, इज एन इंटीजर। कोई भी एक आर्बिटरी इंटीजर है, उसकी टर्म्स के अंदर ही क्या आएगी मेरे पास में, टोटल यहां से यहां तक की क्या आनी है, डिस्टेंस आनी है। और क्या मेरा RS इसके बराबर है, RS इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ RP प्लस PQ प्लस QS। तो बस इसको ऐसे लिख देते हैं, RP प्लस PQ प्लस QS। तो क्या मुझे RP और QS की वैल्यू पता है, तो इन वैल्यूज को ही मैं लिख दूंगी। और मुझे PQ की वैल्यू भी पता है। PQ की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो बच्चों स्मॉल t, PQ की वैल्यू गिवन है, तो सारी वैल्यू हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग RP और QS की वैल्यू को उठा के इसे यहाँ पर पुट कर देंगे बस। तो RS क्या आ जाएगा मेरा, RS इज इक्वल टू RP क्या है मेरा, t cos फाई प्लस PQ क्या है, स्मॉल t प्लस QS क्या है, t cos फाई इज इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, m इंटू टी, यही आएगा। सब में से क्या हम t कॉमन ले सकते हैं जी, तो t कॉमन लेकर के क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो मेरे पास में जो फाइनल इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 2 cos फाई प्लस 1 इज इक्वल टू m। t तो देखो सब में कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। या मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ 2 cos फाई इज इक्वल टू m माइनस 1 और cos फाई इज इक्वल टू m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर देखो m क्या था, मेरा कोई इंटीजर है, और उस इंटीजर में से मैं एक को माइनस करूं, देखो यहाँ पे एक को माइनस करूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, एक नया इंटीजर ही मिलेगा। तो क्या मैं m माइनस 1 को एक नया इंटीजर कैपिटल N सपोज कर लूं, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ cos फाई इज इक्वल टू n/2। यहाँ पे मेरे पास में क्या आ गई है, cos फाई की वैल्यू आ गई है। अब इस cos फाई की वैल्यू के लिए कितनी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, उसके लिए हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ फोल्ड्स। फाई क्या है मेरा, एंगल ऑफ रोटेशन है, और एंगल ऑफ रोटेशन और नंबर ऑफ फोल्ड्स के बीच का एक फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय small n, where small n is the number of fold and phi is equal to angle of rotation. Now our subject is small n, that is number of folds will be equal to 360 divided by phi. phi हमको known है। तो देखो बच्चों हमारे पास में phi की वैल्यू कहाँ से आएगी, phi की वैल्यू आएगी that cos phi is equal to n/2, और हमें ये पता है कि cos की जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ के बीच में एग्जिस्ट करती है, cos phi is लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यहाँ पे cos फाई की वैल्यू को रख देते हैं तो -1, और यहाँ पे लिख देते हैं n/2, यहाँ पे लिख देंगे +1। इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई कैन से n इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू +2, यानी n की वैल्यू किस किस के बीच में एग्जिस्ट कर सकती है,
-2 टू +2 के बीच के अंदर n की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। तो बस इसको एक टेबल के सहारे से हम लोग देखेंगे। यहां पर लिख देते हैं कैपिटल N की वैल्यू, नेक्स्ट कॉलम में हम लोग लिखेंगे cos फाई की वैल्यू, उसके बाद में जो एंगल ऑफ रोटेशन आएगा फाई उसकी वैल्यू, देन नंबर ऑफ फोल्ड दैट इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय फाई। ओके, n की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू है, तो n की पॉसिबल फर्स्ट वैल्यू है -2 के, देखो बच्चों इक्वल का भी साइन आ रहा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास में -2, देन आएगी -1, देन आएगी 0, अगेन +1 एंड 2। 2 के बाद में n की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इन केसेस के लिए cos फाई की क्या क्या वैल्यू आएगी, देखो जब n की वैल्यू मेरे पास में -2 है, यहां पर देखो तो cos की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो -2 डिवाइडेड बाय 2, -1 आएगी यहाँ पे cos फाई की वैल्यू। और जब cos फाई की वैल्यू मेरे पास में -1 आ रही है, उस समय एंगल कितना होता है, पाई के बराबर, यानी कि 180 डिग्री के बराबर। और यहाँ पे जब n की वैल्यू -1 है, इस इक्वेशन में देखो n की वैल्यू जब मैं -1 रखूंगी तो cos फाई की वैल्यू किसके बराबर आएगी, -12 के इक्वल। -12 किस केस के अंदर होता है, तो -12 जो रहता है वो cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। और cos में 0 कब होता है, सबको पता है, यहाँ पर जब n की वैल्यू 0 है तो cos फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में 0, और cos में 0 किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर। जब cos थीटा की वैल्यू 0 है तो थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। अगेन सिमिलरली हम लोग यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हाफ, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 1। तो हाफ कब होगा, जब एंगल मेरा होगा 60 डिग्री, और 1 कब होगा, जब एंगल होगा मेरा 360 डिग्री। अब ये जो रेस्पेक्टिव एंगल्स है उनको मैं नंबर ऑफ फोल्ड्स के फॉर्मूला में रखूंगी। देखो यहाँ पे जब 360 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री आएगा तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आ जाएगी 2, डिवाइडेड बाय 120 होगा जब 360, तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आ जाएगी 3। सिमिलरली 90 से जब डिवाइड होगा तो यहाँ पर 4 आ जाएगी, 60 से जब डिवाइड होगा तो यहाँ पर वैल्यू 6 आ जाएगी, और 360 से जब डिवाइड होगा तो यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी ये किसकी वैल्यू आई है मेरे पास में, नंबर ऑफ फोल्ड्स की वैल्यू आई है। तो आप खुद देखो बच्चों, नंबर ऑफ फोल्ड्स जो है 1 2 3 4 5 नहीं आया, डायरेक्टली 6 आया, और 7 नहीं आया। यानी कि हमने पूरा जब नंबर ऑफ फोल्ड को कैलकुलेट किया एक रैंडम केस को लेकर के, तो हमने ये देखा कि नंबर ऑफ फोल्ड्स की जो वैल्यू है वो कभी भी 5 और 7 के इक्वल नहीं आई है। सो वी कैन से दैट n कैन नॉट बी इक्वल टू 5 एंड 7। तो यहां से हम लोग ने ये प्रूव कर दिया कि नंबर ऑफ फोल्ड्स कैसे 5 और 7 के बराबर नहीं हो सकते। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। मैं एक बार पीछे वाला जो था उसको भी बता देती हूँ आपको, डेरिवेशन को। टोटल डेरिवेशन आप देख सकते हैं यहाँ से। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।